Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 30 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इन सहारा स्मॉल इन्वेस्टर्स टू फाइंड अ न्यू होप. अब आप सभी को पता है जो छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स है वहां पर बहुत सारे लोगों को पैसे फंसे हुए थे. तो यहाँ पर सेंटर ने क्या किया है, जो मिनिस्ट्री है ये इसकी तरफ जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर की तरफ यहाँ पर देख रही है और उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, सेंटर रिफर पोर्टल returns only 10,000 each to investors irrespective of the amount involved. तो यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है. उस पोर्टल में क्या करना होगा, आप लोगों को रजिस्टर करना होगा. I mean, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सहारा जी ग्रुप है, ये जो सहारा ग्रुप है इस पर इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर जो पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और उसके बाद उन्होंने कितना भी अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट किया होगा, बट स्टार्टिंग में उन्हें फर्स्टली कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपीज यहाँ पर उनको एज अ रिटर्न दिया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट दे वर इन्वॉल्व इन. ओके, टिल सैटरडे यहाँ पर 15.28 लाख इन्वेस्टर्स ने रजिस्टर अब तक कर चुका है. और अब बात ये हो रही है कि ठीक है अभी स्टार्टिंग में हमें 10,000 रुपीज मिलेंगे, बट कुछ लोगों ने इससे भी ज्यादा क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा. तो वो पैसे हमारे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री है वो सुप्रीम कोर्ट को फिर से अप्रोच करेगी और उसके बाद पूरा जो विलेजेस और रूरल एरिया में यहाँ पर हेल्प के बारे में बताया गया है. तो उन्हें यहाँ पर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं रूरल एरिया में जिनको यहाँ पर कंप्यूटर जो स्कैनर्स वगैरह हैं वो स्कैन करना, यूज करना नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए स्टार्टिंग का जो हमने रिफंड रखा है कितना रखा है, 10,000 रखा है. फर्दर जो रिफंड होगा उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो मतलब पैसे है उनको वो रिफंड में प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नाउ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स. अब कल का हमारा क्वेश्चन था, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने कल पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल्स. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो मेजर मिनरल्स हैं उसमें से किस मिनरल्स में, आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 बेनोटोनाइट, क्रोमाइट, कायानाइट एंड सिलिमेनाइट. तो इसमें से किस मिनरल को यहाँ पर मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया है, आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर करना है. तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था तो वो अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है. ओके, तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मेजर मिनरल्स, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, मेजर मिनरल्स की बात की जा रही है. इन इंडिया विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल्स. ये जो आपके पास 4 मिनरल्स दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से मिनरल्स को ऑफिशियली एज अ मेजर मिनरल्स के कैटेगरी में डेजिग्नेट किया गया है. आपके पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 3 and 4 ओनली. ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ. अब पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज मेजर मिनरल्स एंड व्हाट आर माइनर मिनरल्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजर मिनरल्स आर दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल अपेंडेड इन MMDR एक्ट. यहाँ पर वो मेजर, देयर इज नो ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर मेजर मिनरल्स इन MMDR एक्ट, हेंस वॉट एवर इज नॉट डिक्लेयर एज माइनर मिनरल्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ मेजर मिनरल. अब यहाँ पर एक्चुअली ये है कि मेजर मिनरल की डेफिनेशन क्या है और माइनर मिनरल की डेफिनेशन क्या है, इसको अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया. ये जो आपका MMDR एक्ट है इसमें मेजर मिनरल की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, बट इसमें क्या किया गया है, जो आपके माइनर मिनरल्स होते हैं तो कुछ मिनरल्स को यहाँ पे माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है और कुछ मिनरल्स को मेजर की कैटेगरी में. बट यहाँ पर हमारे पास मेजर मिनरल्स की और माइनर मिनरल्स की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. तो ये उन्होंने ये क्या किया कि जिनको जो मिनरल्स माइनर की कैटेगरी में नहीं है, माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं है, उन्हें किस में रख दिया, मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में रख दिया. ओके, आपको इतना समझ में आया. तो यहाँ पर देखिए माइनर मिनरल्स आर दोज विच आर प्रिस्क्राइब बाय माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एज बीइंग कैटेगराइज्ड एज मिनरल्स. तो यहाँ पर आपके मतलब क्या है, वेरियस एक्ट हैं.
ओके यहाँ पर जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स आपका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो होता है उसमें कुछ मिनरल्स को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया कि ये माइनर मिनरल्स हैं और ये मेजर मिनरल्स हैं, और उस कैटेगरी के बेसिस पर यहाँ पर मिनरल्स को डेजिग्नेट किया जाता है। तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर सेक्शन 3E ऑफ द MMDR। ये MMDR का फुल फॉर्म क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आपका 1957 में आता है। ओके, दस माइनर मिनरल्स आर बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड्स एंड देन सैंड यूज फॉर प्रिस्क्राइब पर्पज। तो यहाँ पर आपकी माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं, आपको पहले उनकी कैटेगरी देख लेना है। The state government had completed powers for making rules for grant of concession in respect of extraction of minerals and levy and collection of royalty on minor minerals। तो आपके minor minerals कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, स्टोन, बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी जो आपकी क्ले होते हैं, ऑर्डिनरी आपकी जो सैंड होती है, और अदर देन जो सैंड हम यूज करते हैं कोई भी आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए, तो ये इन सारे मिनरल्स को माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब वो मिनरल्स जो माइनर के बाद सिर्फ बचते हैं, है ना, जिसको हमने एक हो गया, हमने माइनर की कैटेगरी में सबको रख दिया, अब कुछ मिनरल्स अभी भी बच रहे हैं तो उसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया, मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में रख दिया। ओके, तो देयरफॉर क्रोमाइट, काइनाइट एंड सिलिमेनाइट आर मेजर मिनरल्स वेयरएस बेंटोनाइट इज अ माइनर मिनरल। तो यहाँ पर आपका बेंटोनाइट क्या है, माइनर मिनरल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कौन सा, सेकंड बेंटोनाइट क्या है, आपका माइनर मिनरल है, ये क्रोमाइट ये आपका मेजर है, ये भी आपका मेजर है, और फोर्थ वन भी आपका मेजर है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका 1 यहाँ से कट जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ से कट जाता है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर कट जाता है, आपके पास बचता है ऑप्शन डी ओनली। ओके, तो 2, 3 and 4 ओनली आर द मिनरल्स विच आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो यहाँ पर हमें बताना है लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स। यहाँ पर हमें ये बताएं, जैसे कि आपका जो डेजर्ट एरिया होता है, जो रेगिस्तानी एरिया होता है, जहां पर वाटर क्या होता है आपका बहुत कम होता है, तो वाटर लॉस को इनहिबिट करने के लिए, मतलब कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो डेजर्ट एरिया में, तो उसके लिए लीफ का जो आपकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है कैसा होता है वो हमें बताना है। पहला उन्होंने दिया है क्या, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थ्रॉन्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो आपके पास उनकी जो लीव्स होती हैं, अगर आप रेगिस्तानी एरिया में कभी जाएं तो वहां की जो लीव्स होती हैं उन्होंने देखा होगा कैसी होती हैं, हार्ड एंड वैक्सी होती हैं, क्या कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और जो लीव्स होती है वैक्सी होती है, उसमें वैक्स की कोटिंग होती है। सेकंड इसमें बोल रहे हैं टाइनी लीव्स, क्या लीव्स वहां की छोटी छोटी होती हैं। थर्ड इज थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, क्या वहां पर लीव्स के प्लेस पर थ्रोन्स होते हैं, थ्रोन्स मतलब आपके कांटे होते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा मॉडिफिकेशन आपका सही है और कौन सा गलत है, इसके लिए आपके पास कोड दिए गए हैं 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसमें से आपका सही कोड कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कभी कभी बहुत इजीली आपके पास कुछ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया ना तो एक पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, हमें इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में ये बताना है कि आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ये बताना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड, हमें यहाँ पे कॉजेज बताने हैं, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम कैसे उसका कॉज क्या है, कैसे डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होता है वो इंक्रीज होता है, हमें उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? हमें कॉजेज बताने हैं कि
क्या क्या कॉजेस हैं जिसके कारण यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है पहले आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। अगर आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पता है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर गुड्स की यहाँ पर डिमांड ज्यादा होने लगती है तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 पेन है। हमने क्या माना कि लेट मार्केट में हमारे पास टोटल 100 पेन्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है, बट इसकी जो डिमांड हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर पेन तो 100 है बट डिमांड कितने की हो रही है, 200 पेन्स की हो रही है। तो देखिए ये डिमांड के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, जो शॉपकीपर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर जो आइटम होता है उसका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने ये कहा कि कल इस पेन का प्राइस 5 रुपीज था, आज कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। तो जब प्राइस में राइज होता है तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो डिमांड यहाँ पर क्या हो रही है, पेन इतने हैं आपके पास 100 बट डिमांड हो रही 200 पेन्स की, इसी के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है। इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, आई होप आपको व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये आपको क्लियर होगा। अभी क्यों होता है इसके कॉज हमें यहाँ पर बताने हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेसिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें से कौन सा आपका कोड सही होगा, कौन सा कोड आपका गलत होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ओके, उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर करेंगे। चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है। अब आप सभी आपका ये मतलब जो अभी का मौसम चल रहा है, फ्लड, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर जो आपका मानसून है कभी बारिश हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही है। इसी के चलते यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो है आई इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। हर घर में आपके आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी को यहाँ पर ये कंजक्टिवाइटिस के यहाँ पे आपको केसेस देखने को मिल रहे होंगे। इसमें मेनली क्या होता है कि आपकी जो आंखें होती हैं वो पूरी रेड हो जाती हैं, है ना, और एक तरीके का आपका इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे एडवाइस किया है कि आप लोगों को यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और हाइजीन को प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन करना है, जिससे हम क्या कर सके, जो आपका रेड आई वाला प्रॉब्लम है, ये जो फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे विद कंजक्टिवाइटिस पेशेंट्स pouring into hospital OPDs, doctors have advises people to opt for video consultation instead of physical one to reduce the risk of spreading the virus। तो इसी के चलते हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, किसके, कंजक्टिवाइटिस के। तो इसी के चलते डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल वन। आप हॉस्पिटल में ना आकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं वीडियो उसके थ्रू। इससे क्या होगा, जो वायरस है वो कम स्प्रेड होगा, उसका जो रिस्क है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए हो क्यों रहा है इतना ज्यादा, रिसेंटली यहाँ पर जो फ्लड आया है ना, और यहाँ पे जो सैनिटेशन के जो इश्यूज हैं उसके कारण हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बैक्टीरियल डिसीज है, ये हमें फेस करनी पड़ रही है। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप, एमपी हैज मोस्ट बिग कैट्स। अब इंडिया की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कैसे हो रही है, आपकी राइज हो रही है कंटिन्यूसली, यहाँ पर वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप देखेंगे टाइगर नंबर इंक्रीज इन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, लोकलाइज डिक्लाइन इन वेस्टर्न घाट्स, डिसइक्विटी ट्रेंड इन मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आप पहले इस चार्ट को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एनालाइज होगा। पहले इंडिया 2006 में हमारे पास 1411 टाइगर्स थे। 2010 में ये नंबर इंक्रीज होता है, उसके बाद हमारे पास 1706 टाइगर्स होते हैं। 14 में यहाँ पर टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 2226 टाइगर्स होते हैं। नाउ 2022 में आप देखेंगे 3682 टाइगर्स टोटल हमारे इंडिया में हैं। ओके, इसमें यहाँ पर एमपी ने लीड किया है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके टाइगर्स हैं, उसके बाद आपका कौन आता है, कर्नाटक आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है। ओके, तो इन 2022 हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स 785 वर रिपोर्टेड
टू बी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 785 टाइगर्स हैं आपके। तो सबसे ज्यादा कहां पर इस टाइम पे? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए ये जो ट्रेंड है एक तरीके से सेंट्रल इंडिया में आपको जो आपकी शिवालिक हिल्स हैं और गैंजेटिक प्लेन्स है वहां पर तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट आप वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे, जो आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है वहां पर हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। इसलिए यहाँ पर उसको टारगेट किया जा रहा है और उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे कि वहां का क्या कर सके, टाइगर की जो पॉपुलेशन उसको मॉनिटर कर सके और उन्हें कंजर्व कर सके। इसी के चलते जैसे कि हम मिजोरम की बात करते हैं, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर थोड़ा हमें ये ट्रेंड कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसमें हमें थोड़ा इंप्रूव देखने को मिला है। ओके, तो टाइगर क्या है, एक बहुत मतलब कि हम बात करते हैं कि इंडिया में अब तक जो टाइगर की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो चुकी है, आपकी 3682 पॉपुलेशन एट प्रेजेंट में हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का। अब हम आते हैं साइंस सेक्शन में। पहला आर्टिकल है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन वाइड स्प्रेड इन वाटर बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में वाटर बॉडीज में ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा है इसके कारण जो कोरल रीफ्स हैं आपकी, है ना, कोरल रीफ्स हैं और फ्रेश वाटर लेक्स हैं और जो मैराइन लाइफ है वो क्या हो रही, कंटेमिनेट हो रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में यहाँ पे जो माइक्रो प्लास्टिक्स भी होते हैं उसका भी यहाँ पे इंक्लूजन है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट किस पर डाल रहा है, आपकी कोरल रीफ्स पर यहाँ पर ये डाल रहा है। किस पर डाल रहा है, कोरल रीफ्स पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर The reef study find that large fragments, mostly debris from the fishing industry, make up most of the plastic found, and those microplastics are especially abundant in deep reefs. Mainly ये कहाँ पर पाया जा रहा है, आपका जो deep reef है ना, जब आप डीप ओशन में जाते हैं तो आपको जो कोरल रीफ्स दिखाई देती है वहां पर हमें प्लास्टिक का पूरा अबंडेंट मिला है। आप ये ग्लोबल सर्वे किया गया है सैन फ्रांसिस्को के द्वारा, ग्लोबल रीफ्स और माइक्रो प्लास्टिक ओवर 5 सेंटीमीटर एंड अदर डेब्रिस इन 84 शैलो लेस देन 30 मीटर डीप एंड डीप 30 to 150 मीटर कोरल इकोसिस्टम एट 25 लोकेशन अक्रॉस द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन बेसिन। तो यहाँ पर 25 लोकेशंस में हमें यहाँ पर जो आपके माइक्रो प्लास्टिक्स हैं कोरल रीफ्स के ऊपर उनका देखने को मिलता है। ओके, डेब्रिस फाउंड वाज फाउंड इन 77 ऑफ 84 साइट्स इंक्लूडिंग इन सम ऑफ अर्थ्स मोस्ट रिमोट एंड नियर पैलेस्टीन रीफ्स सच एज अनइनहेबिटेड सेंट्रल पैसिफिक एटोल। तो यहाँ पर मतलब टोटल क्या हम डेब्रिस की बात करते हैं तो 88% हमें यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। किसके लिए, हमारी जो कोरल रीफ है और मराइन लाइफ है, आपकी जो ओशनिक लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए। तो यहाँ पर हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा और ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है जो वाटर बॉडीज में यहाँ पे फैल रहा है उसको कम करना होगा। ये सिर्फ आपका जो ओशनिक लाइफ है, ओशनिक जो बायोडाइवर्सिटी उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इवन हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं, हमारे जो फ्रेश वाटर यहाँ पे लेक्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, आप यहाँ पर कंटेमिनेटेड वाटर का कंजप्शन कर रहे हैं और इसके कारण आपको बहुत ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके छोटे छोटे यहाँ पे ये स्नैपशॉट्स हैं। ये क्या कहते हैं, फर्स्ट है हमारा mRNA नैनो पार्टिकल्स रीप्रोग्राम बोन मैरो सेल। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपका जब ब्लड को ट्रीट किया जाता है, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनको जब ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होना पड़ता है। बट उसके लिए यहाँ पर जो बोन मैरो जो डोनर होता है उसको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो हमारी ब्लड सेल्स होती है उसमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू होता है। बट यहाँ पे जो डोनर होता है उसको फाइंड आउट करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है हमारे सामने। इसी के चलते यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है, mRNA को डायरेक्टली यहाँ पे बोन मैरो जो स्टेम सेल्स होती हैं, बोन मैरो स्टेम सेल में डायरेक्टली mRNA को यहाँ पर डिलीवर किया, जिसके कारण हमें ये पता चला कि इस mRNA ने added genetic defects and repopulate the bone marrow with healthy blood cells। जब हमने यहाँ पर bone marrow stem cells में mRNA को डायरेक्टली डिलीवर किया तो उसने क्या किया, जो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स था उसको एडिट कर दिया और उसने जो हेल्दी ब्लड सेल्स होती हैं बोन मैरो की उसको रीपॉपुलेट किया। आपको यहाँ पे समझ में आया, हमें उसने क्या किया, जैसे कि हमने mRNA को
यहाँ पर डिलीवर किया किसमें, हमारे बोन मैरो स्टेम सेल में। तो उसने क्या किया, जो भी यहाँ पे डिफेक्टेड जेनेटिक एडिटिंग थी उसको यहाँ पे डिफेक्ट एडिटिंग की, और उसके बाद जो बोन मैरो में यहाँ पे जो हेल्दी ब्लड सेल्स थी उसको यहाँ पे जनरेट किया। तो ये बहुत ही अच्छा रिसर्च है, जिससे एक तरीके से एक टेक्निक हमें डेमोन्स्ट्रेट की इन द बोन मैरो इन लिविंग माइस इन ह्यूमन हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल्स टेकन फ्रॉम 4 पेशेंट्स। तो यहाँ पर जो 4 पेशेंट्स और ये जो लिविंग माइस था उसके ऊपर इस टेक्निक को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जिसमें ये सक्सेसफुल होती हुई हमें नजर आई है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्रैकिंग इन हाइड्रोजेल्स शेल्टर क्लासिक फ्रैक्चर स्पीड लिमिट। यहाँ पर क्या होता है, इन अ मटेरियल अंडर टेंसल स्ट्रेचिंग टेंशन the fastest a crack can propagate is through to be the speed at which sound can travel across a flat surface। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया, जैसे साउंड आपका जो फ्लैट सरफेस होता है वहाँ पे साउंड कैसे ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड को मेजर किया। इससे हमें पता चला किसकी स्पीड का जो क्रैक्स होते हैं, आपके क्रैक्स होते हैं उसकी स्पीड को हमने यहाँ पर एक तरीके से उसकी जो स्पीड लिमिट है उससे हमने क्लासीफाई कर पाया है। तो ये हमारे लिए कहाँ यूज हो सकता है, तो दिस में help researchers better understand the dynamics of phenomena such as earthquake rupture। तो यहाँ पर earthquake जो rupture होता है उसका जो एक डायनेमिक फिनोमिना होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजेल्स होते हैं शेल्टर, यहाँ पर हाइड्रोजेल का यूज किया गया है, जिसके कारण हमने यहाँ पर प्रॉपर जो फ्रैक्चर स्पीड होती है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया है, क्लासीफाई किया है। अब इससे हम earthquake का जो रैप्चर है उसको यहाँ पर जो ये फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। H5N1 स्ट्राइक्स मोर फर फार्म्स एंड मैमल्स इन यूरोप। यूरोप में आपको देखने को मिल रहा होगा जो आपका ये H5N1 है, ये जो फ्लू है आप सभी को पता होगा, इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहा है। तो नॉर्वे एंड जर्मनी रिपोर्टेड द डिटेक्शन ऑफ H5N1 वायरस इन मैमल्स। इन नॉर्वे द वायरस वाज फाउंड इन अ रेड फॉक्स पप दैट वाज डेड। तो नॉर्वे में यहाँ पे एक रेड फॉक्स पप था, उसमें यहाँ पे वायरस मिला जो कि डेड था। यहाँ पर जर्मनी में भी यहाँ पर इस जो एक सील थी वो सील डेड हो चुकी थी, बट उसको जब उसका पूरा यहाँ पे रिपोर्टिंग की गई तो वो पॉजिटिव पाई गई इस वायरस से। मीनवाइल फिनलैंड में आपको इसके केसेस देखने को मिलेंगे, और वेरियस जो फर फॉर्म्स हैं वहां पर भी रिपोर्टिंग हुई है कि हमें 14 जो फर फॉर्म्स हैं वहां पे इस वायरस का क्या देखने को मिलता है, आउटब्रेक देखने को मिलता है। ओके, तो H5N1 वायरस आपको ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टीबी ओवर 85% क्योर रेट सीन इन मॉडिफाइड BPAL रिजीम ट्रायल। अब ये यहाँ पर आप सभी को पता है टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, तो यहाँ पर हमें 85% क्योर देखने को मिलता है, किसके ट्रायल में, BPAL ट्रायल में। अभी BPAL ट्रायल क्या है इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। बी का मतलब आपका यहाँ पर होता है बेडोक्लिन, P का मतलब होता है आपका प्रीटोमेनाइड, एंड L का मतलब है आपका लिनेजोलिड। ओके, तो ये क्या है, 3 ड्रग्स हैं आपकी, इनको यहाँ पर इसका एक्रोनिम इसको एक साथ यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसका यहाँ पर एक तरीके से क्या हो, टीबी में हमें क्या देखने को मिल रहे थे, एक तरीके से आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था, एंटीवायरस यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था, जिसके कारण जो हम पेशेंट्स यहाँ पे मेडिसिन लेते थे, ड्रग्स लेते थे, उसका ज्यादा यहाँ पर उनके ऊपर असर नहीं होता था। अभी ये नया ड्रग बनाया गया है, तो द BPAL रिजीम यूजेस ओनली 3 ड्रग्स। इसमें 3 ड्रग्स है आपके बेडाक्लोलिन। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में हमने ये बेडाक्लोलिन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड है आपका प्रीटोमेनिड, थर्ड इज लाइनजोलिड, and the treatment lasts only for 26 weeks in contrast to 8-9 tablets each day for 18 months in the conventional treatment for DRTB। तो यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कि 85% हमें जो रेट है वो यहाँ पर आपके मतलब इफेक्टिव रेट्स हमें दिखाई दिए। तो आप देखेंगे प्री XDR TB patients on BPAL regime will consume over 500 tablets over 26 weeks compared with the 4,300 tablets over 18 months with the conventional treatment of drug resistant TB। तो यहाँ पर आपकी जो एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, वो टीबी मतलब जो ड्रग को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। इसके लिए यहाँ पर ये आपकी न्यू रिजिम बनाई गई है, जिससे हम, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। यहाँ पर जब आप उसका ड्रग प्रोवाइड करते हैं, उसका मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस पर कोई भी उसका असर ही नहीं होता है। इसलिए ये नया यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये रिजिम लाया गया है। ये इसमें 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब जो पेशेंट्स है 400 पेशेंट्स के ऊपर इसको क्या किया गया था, इसका
ट्रायल किया गया और इसमें हमें 85% थोड़ा सा इफेक्टिव दिखाई देखता है। कुछ केसेस में हमें यहाँ पर इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो लिनेजोलिड्स हैं, इसने क्या किया, जो हीमोग्लोबिन और प्लेट्स हैं उसकी काउंटिंग को थोड़ा कम कर दिया गया। बट हम इसको क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, जिस पेशेंट्स को ये यहाँ पर इस ट्रायल हो रहा था उनके ऊपर, तो इसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो हमें तुरंत ही पता चल गया कि हाँ जो पर्सन है वो अब एनेमिक होने वाला है, तो हमने उसको मॉनिटर किया और जो डोज है लिनेजोलिड का जो डोज था उसको हमने यहाँ पर पहले क्या करते थे 600 mg देते थे, फिर ये जो डोज है उसको यहाँ पर कम कर दिया गया, 300 mg किया गया। तो इसके फिर हमें जो एडवर्स इंपैक्ट है वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BPAL किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बेटाक्लोलिन किससे रिलेटेड है, प्रीटोमेनाइड और लिनेजोलिड किससे यहाँ पर रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए टीबी। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर आ गया तो इसके बारे में आप पढ़ भी लीजिए। ये क्या है, एक सीरियस इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीज दैट जनरली अफेक्ट लंग्स। ये क्या करता है, हमारा जो लंग्स होता है उसको अफेक्ट करता है। ये किसके द्वारा कॉज होता है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये आपका फैलता है। और आज के टाइम पे तो आपका यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ चुका है, तो इसको आपको ये भी याद रखना है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारा जो चेस्ट होता है वहां पर पेन होता है, कफिंग जब होती है, आपको खांसी आती है तो ब्लड के साथ इसमें आती है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती है, आपका जो वजन होता है, वेट होता है वो कम होने लगता है, फीवर्स आते हैं, स्वेटिंग होती है, तो ये सारी चीजें हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं 2019 में यहाँ पे 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और स्पेशली जो कंट्रीज है, सबसे बड़ा बर्डन किस कंट्रीज पर है, इसमें मेनली 8 कंट्रीज हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया ने 1.8 मिलियन टीबी केसेस यहाँ पर देखे बिटवीन दी जनवरी टू दिसंबर 2022। अब यहाँ पर हमने ये हमारा कुछ टारगेट भी है, वेरियस यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें टीबी को क्या करना है, पूरी तरीके से इरेडिकेट करना है। इसी के चलते अभी रिसेंटली ही जो हमारा प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान है, जो कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था, वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया था कि हमें इसमें हमारा टारगेट क्या रखा गया कि 2025 तक पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, टीबी को इंडिया से इरेडिकेट कर देंगे। ओके, इसे और भी आपके वेरियस यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन आपका होता है। ओके, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 to 50 होता है आपका। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आता है, ये सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल आपकी स्कीम है। 2 वैक्सीन यहाँ पर VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। तो आपके यहाँ पर निक्षय पोषण योजना, तो ये आपको याद रखना है, निक्षय पोषण योजना है जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा किसको, जो भी आपके पेशेंट्स होंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थ्रेट टू डेंगू फीवर एस्केलेटेड ग्लोबली। अब पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे ग्लोबली यहाँ पर जो डेंगू फीवर है बहुत ही ज्यादा ये आपका बढ़ रहा है। स्पेशली आप देखेंगे WHO ने फोरकास्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड लेवल केसेस दिस ईयर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग फेवरिंग डिसीज ट्रांसमिटिंग मॉस्किटो। यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है एक तरीके से क्या कर रहा है, जिसके कारण जो डिसीज है ये ट्रांसमिट हो रही है किसके थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू हो रही है। आप 2023 की बात करेंगे, अब एक्चुअली इसमें क्या है, जो डेंगू फीवर कॉज होता है किसके द्वारा होता है, आपका डेंगू वायरस के कारण होता है। इसको हम DANV भी कहते हैं। डेंगू वायरस इज अ हाईली प्रिवेलेंट इन्फेक्शियस डिसीज एस्टिमेटेड टू बी इन्फेक्टिंग ओवर 400 मिलियन पीपल ईच ईयर एज पर WHO का ये डेटा है, उसके द्वारा ये बताया जाता है कि हर साल 400 मिलियन पीपल जो होते हैं इन्फेक्ट होते हैं इस वायरस के कारण। तो जो आपका यहाँ पे डेंगू वायरस है इज एन RNA वायरस। ये कैसा वायरस है, आपका RNA वायरस है। ये आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं याद रखने हैं। RNA वायरस ऑफ दी फ्लेविवेरेट फैमिली विद 4 स्टेरियोटाइप्स। इसके 4 स्टेरियोटाइप्स हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। इन्फेक्शन विच 1 स्टेरियोटाइप प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू दैट टाइप, बट सब्सिक्वेंटली इन्फेक्शन विद डिफरेंट स्टेरियोटाइप कैन लीड टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म्स ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पर देखिए वेरियस जो आपके टाइप्स हैं डेंगू फैमिली के स्टीरियोटाइप्स हैं, उनके अलग अलग यहाँ पर काम होते हैं। अभी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक आपका कोई एंटी वायरल ट्रीटमेंट यहाँ पे इसके लिए नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो डेंगू की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके और पब्लिक अवेयरनेस को राइज करके क्या किया जा सकता है, इस डेंगू फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। इन 2023 की बात करते हैं, आपका सिंस जब से बिगनिंग हुई है तो अमेरिका में इसके सिग्निफिकेंट आउटब्रेक देखने को मिलता है डेंगू में। स्पेशली यहाँ पे ब्राजील, पेरू, बोलिविया में यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को रिकॉर्ड किया गया
है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी जो डेंगू के केसेस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर ड्यू टू हैवी रेन और इनएडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स। यहाँ पर जो आपका फ्लड आ रहा है और आपकी जो ये हैवी रेन हो रही है, इसके कारण एक तरीके से इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए हो रहा है। ये बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट होता है मॉस्किटोज की ब्रीडिंग के लिए। स्पेशली यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट्स लाइक केरला, ओडिशा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक में यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें डेंगू के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन इफेक्टिव हम क्या कर सकते हैं कि अभी तो इसकी फर्स्ट जो वैक्सीन है उसको रिलीज किया गया है, अप्रूवल तो मिल चुका है, बट ये कितनी इफेक्टिव है उसकी एफिकेसी के बारे में अभी हमें पता नहीं है, इसलिए अभी इसे हमें मार्केट में मतलब कि आपका नहीं आया है, इस वैक्सीन का यूज नहीं किया गया है। तो जनरली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने आसपास का जो एरिया है उसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस हमें ज्यादा से ज्यादा रेज करनी होगी। यहाँ पर जो आसपास का जो आपका कचरा है उसको यहाँ पर रोकना होगा। स्पेशली जो ब्रीडिंग होती है मॉस्किटोज की वो कहाँ होती है, आपका जो वाटर होता है, कहीं भी वाटर जो कलेक्शन हो रहा है उस वाटर कलेक्शन को आपको रोकना है, क्लीनिंग करनी है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेंगू फीवर इसको रोका जा सकता है। तो और फैक्ट्स हम देख लेते हैं डेंगू के बारे में। तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न आपकी डिसीज है जो डेंगू वायरस के थ्रू यहाँ पर इसका जो जीनस है फ्लेवी वायरस के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। सेवरल इसमें मेनली जो स्पीशीज होती है फीमेल मॉस्किटो की विद इन जेनस एडिस, यहाँ पे एडिस एजिप्टी, इसके थ्रू क्या होता है ये फैलता है। तो ये क्या है, ये मॉस्किटो का नेम है और ये वायरस है। तो ये जो मॉस्किटो है ये कैरी करती है इस डेंगू वायरस को और ट्रांसमिट करती है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो इसमें आपको ये क्लियर होगा, दिस मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शन। और ये जो आपका मॉस्किटो है, जो हम एडीज की बात कर रहे हैं, ये चिकनगुनिया, येलो फीवर और जो जीका वायरस होता है उसको भी ट्रांसमिट करता है। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें, आपको हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, पेन होता है बिहाइंड द आईज, सीवियर बोन है, आपकी जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होती हैं, मसल्स पेन्स, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसका ब्लड टेस्ट करवाना होता है, तभी हम पता कर पाते हैं कि हाँ कि हम डेंगू वायरस से हम यहाँ पर इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। तो डेंगू ट्रांसमिशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद 3 की फैक्टर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। यहाँ पर जब रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर, इन 3 फैक्टर्स पर क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। ओके, तो आई होप आपको अभी ये क्लियर होगा। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी अनइन्फेक्टेड एडीज इजिप्टियन मॉस्किटो है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है डेंगू वायरस से यहाँ पे इन्फेक्टेड है और इसने ये मॉस्किटो ने क्या किया, इसको यहाँ पर बाइट किया, तो अब ये जो मॉस्किटो है इसके ऊपर भी ये वायरस यहाँ पर आ जाता है और ये जब दूसरे पर्सन को क्या करता है, बाइट करता है, तो वो ट्रांसमिट हो जाता है इसके थ्रू। ओके, और ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो इसके थ्रू यहाँ पर हम डेंगू को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखना होगा, अवेयरनेस लानी होगी और ये जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको यहाँ पर रोकना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following। हम यहाँ पर बात करें किसकी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, ये किसके द्वारा होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। आपके पास पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो देखिए हम बात कर सकते हैं कि हाँ ये आपका सही होगा। फर्स्ट वाला क्यों सही होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है जिसके थ्रू यहाँ पर वो ये डिमांड करती है कि जो आपके आइटम्स है उनका डिमांड यहाँ पर बढ़े, है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आपकी आ रही हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो जाता है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टिमुलस की। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, आप इसको यहाँ पर रीड करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो फिजिकल स्टिमुलस की अगर हम बात करते हैं, इससे एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो कंजप्शन होते हैं, जो गवर्नमेंट कंजप्शन को इंक्रीज करती है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं आपके उसको लो करती है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टिमुलस क्या हो जाता है, आपका राइट हो जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की बात करते हैं, ये क्या है आपका, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की। तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस इन द इकोनॉमी इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन व्हिच मींस वेजेस मूव एज इन्फ्लेशन चेंजेस इन द इकोनॉमी। अब देखिए ये क्या होता है, जो वेजेस है और इन्फ्लेशन को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है ना। सच इंडेक्सिंग इज प्रोवाइड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द वेजेस। तो एक तरीके का ये इंडेक्स है। तो ये सब क्या बता रहा है, आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा, इंडेक्स बता रहा होगा, बट इसका किसी भी आप डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है इससे यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। तो आपका जो थर्ड वाला होता है वो गलत हो जाता है। ये थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन है आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन जो सी है और डी, ये भी आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास सिर्फ बचता है ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4 ओनली।
अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हायर परचेसिंग पावर, जब आपके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और परचेसिंग पावर ज्यादा होती है तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? हम देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या आप लोन लेंगे? लोन नहीं लेंगे, तो आपके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो एक तरीके से क्या होगा, आप किसी पर्टिकुलर आइटम की यहाँ पे डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा? नहीं होगा। तो मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका हाथ देखने को मिल सकता है कि शायद आगे फिर से इन्फ्लेशन राइज हो, तो हम क्या करें, ये जो अभी जिस रेट में हमें पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट रेट में, हम उसको ले लें। बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में ये जो आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 ओनली। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।